मैं अपने सोर्सेज बता दूंगा. आई टुक GS3 फ्रॉम शिवन सर, उनके वीडियोस. सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनेगी, उस पढ़े हुए को आप कहाँ यूज करोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज माई रिक्वेस्ट, प्लीज रीड एनसीईआरटीज रिलीजियसली 6 से लेकर के 12th तक की. ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही प्यारा डॉक्यूमेंट होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इन माई पर्सनल ओपिनियन इज दैट यू शुड टेक स्पेसिफिक मेंटोरशिप कोर्सेज. मेंटोरशिप कोर्स ले लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कैसे जीएस, कैसे मेंस की तैयारी की जाती है. अभी से ही एसेज लिखने शुरू कर दो. एसे इज एन आर्ट, एसे इज अ स्किल, वो धीरे धीरे डेवलप होगी. ओके, सबसे पहले तो वही शुरू करते हैं. सिंस समबडी सेड विद द ऑडेसिटी की पहला सेशन है, जबकि पहला सेशन नहीं है, तो आई विल बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग. कि सबसे पहले तो भाई जो भी हो, अभी सारा काम छोड़ करके पहले सिलेबस पढ़ लेना एक बार पूरा का पूरा. प्रीलिम्स के अंदर तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस नहीं है, बट मेंस के अंदर द कमीशन हैज गिवन एक्सट्रीमली डिटेल्ड सिलेबस विद एवरी सिंगल पॉइंटर. I will make a detailed video on how to read syllabus, कि हर सिलेबस के पॉइंटर को कैसे यूटिलाइज करना है, एंड हाउ विल यू मेक, बिकॉज सिलेबस के पॉइंटर्स के बेसिस पे ही आपके नोट्स बनेंगे. सिलेबस के पॉइंटर्स के बेसिस पे ही यू विल नो कि एग्जाम में आना क्या है, राइट? एंड दैट्स हाउ यू विल ओरिएंट योर करंट अफेयर्स रीडिंग एज वेल. सपोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं एंड देयर इज पॉलिटिकल चार्टर एज वेल, so you will skip it because that does not fit anywhere in the boxes given by the commission in your syllabus PDF. Also, when you have internalized the syllabus, you quickly understand कि किस कंपार्टमेंट में, किस जीएस में, किस सब्जेक्ट के अंदर कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फिट हो रहा है. जैसे टू गिव यू एन एग्जांपल, अभी जस्ट दिस आफ्टरनून आई वाज इन नेहरू पार्क, राइट? नेहरू पार्क इज, देयर इज दिस पार्क इन न्यू दिल्ली, एंड I saw the statue of Lenin over there, Vladimir Lenin. जिसको ना पता हो, he was the founder of Russian Revolution, Soviet Union, all that. And I just had this one name pop up in my head, Vladimir Lenin. Now, how can I use Lenin for the UPSC system, which I like to call? तो सबसे पहले तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर लेनिन का जिक्र होता है, Russian Revolution, and the rise of socialism, communism, and all those sorts. Secondly, I can use Vladimir Lenin as an example in my essay. I can also use Vladimir Lenin as an example in ethics, as to how when the government does not listen to people, when the tyranny rises is incredibly high, how people from the masses revolt. जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल हो गया, हिस्ट्री ग्रेड्स हो गए, उनको पता होगा what I'm trying to say. But all I'm trying to put forth by this one example is कि when you have internalized the syllabus, you know what to study and where you will use it. See, this is also an incredibly important thing to note. सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनेगी, उस पढ़े हुए को आप कहाँ यूज करोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे एडिटोरियल आते हैं, अभी कुछ दिनों पहले शशि थरूर साहब का एडिटोरियल आया था. नाउ एवरीबडी विल रीड दैट एडिटोरियल एंड कुछ लोग नोट्स भी बना लेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा नोट्स बना करके एंड ऑल दैट, पिटी ऑपिटी, एवरीथिंग गोज फाइन. बट वेयर विल यू यूज इट? क्योंकि नंबर तो यूज करने के मिलेंगे ना. नाउ अ स्मार्ट स्टूडेंट माइट यूज दैट एडिटोरियल का कोई लाइन, कोई पंच लाइन इन देयर एसे. Some might use that editorial was about polity. They might use them in a introduction or conclusion in their GS2 paper. Some might use that eloquence of Shashi Tharoor Sahab and may pick up some flair of writing from his writing. When you read good stuff, you inevitably pick up how to frame your sentences, how the flow goes. तो आपका ऐसे अच्छा होता है. So on and so forth. Again, ethics के अंदर तो आप कुछ भी एग्जांपल यूज कर सकते हो जो भी उन्होंने उस एडिटोरियल में दिया होगा. तो once you know how the syllabus moves, you will be able to, syllabus is like your road map. आप उसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स लगाते हो और उस तरह से पूरा नक्शा आपका रेडी होता है, which will lead you to your success. अच्छी एनालॉजी भी हो गई. तो बॉटम लाइन, सिलेबस पढ़ो, सिलेबस इंटरनलाइज करो, पीरियड. Second is NCRTs first. As somebody was asking earlier, should they read NCRTs or not? No matter how genius you are, this is my request. Please read NCRTs religiously. 6 से लेकर के 12th तक की. 10th तक की तो सारी पढ़ना,
बट 11th-12th के अंदर यू कैन बी सिलेक्टिव, albeit there was a question in prelims from the themes of Indian history, class 11th NCERT. So do not take any risk because this is a stupid risk. NCERT is a government book, government sanctioned book. You should read it. Exam government ka hai. So whatever government is providing, that becomes important, right? Bottom line. One source per subject, this again goes without saying, but some people in their FOMO, as somebody else was pointing out, that they do not face confidence with the resource they have chosen or the notes which they have made. Once you lock in one subject, one source, like अगर आपने लक्ष्मीकांत को lock in कर लिया, do not chase bus or do not chase any other teacher's notes. Stick to one source. एक source को बार बार करो. You can have some value addition content, but एक foundational base सदैव रहना चाहिए. Core resource list लिखी हुई है ये. This is a self-explanatory list. वो मैंने बस डाल दी थी so that you guys can have a glance over it. ये मैं ग्रुप पे भी शेयर करूंगा slide. So for anybody who will miss this session. Anyway, so we have your NCERTs. बात पहले हो गई है. Standard books. ये इसका लिस्ट मैंने ग्रुप में डाला हुआ है. As far as I remember. न्यूज़पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना ही है आपको विदाउट फेल फ्रॉम नाउ टिल द डेट यू सी योर नेम इन द पीडीएफ. और उसके बाद तो वैसे भी आदत लगी जाएगी आपको. गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अंदर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, दीज टू आर इंसेनली इंपॉर्टेंट. इंडिया ईयर बुक यू मे स्किप, ठीक है. इकोनॉमिक सर्वे तो लेकिन पढ़ना ही होता है. जीएस 3 के जो टॉप के 2 क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स वाले, दे कम फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है. और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही प्यारा डॉक्यूमेंट होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Not just for GS3, but for GS1, 2, 4, and SA as well. And if your optional is commerce or economics or within those spectra, you can take a lot of help from economic survey. You should read it directly from the source, not a coaching summary. चलो, नंबर 2. ये वाला क्वेश्चन भी लोगों ने मुझसे बहुत पूछा था कि भाई फाउंडेशनल क्लासेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए. यार देखो, फाउंडेशन कोर्स तब करना चाहिए कि जब बिल्कुल ही हवा नहीं है कि क्या हो रहा है, और यू वांट somebody to hand hold you and somebody to guide you कि to take you through the course. But I believe कि तुम लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे हो और तुम्हारे पास गाइडेंस भी है मेरी, and you will be able to sail through without foundation course as well. But if because I had some peers in the जिनका अभी अभी निकला है मेरे साथ ही, and some of them really helped from a foundation, took help from a foundation course. But foundation course के साथ एक issue ये है कि since you are taking 2027 वाला attempt, I do believe that you are at a serious shortage of time to take foundation classes. What you should do is, in my personal opinion, बाकी तो तुम slide खुद पढ़ सकते हो. In my personal opinion is that you should take specific mentorship courses like mains mentorship or like value additive content के resources. उसके मैं resources तुम्हें लिख के बता दूंगा. I will not utter it out loud, otherwise I will look like a sellout. तो मैं अपने sources भी बता दूंगा. I took GS3 from शिवन सर, उनके videos, ठीक है. GS2 के अंदर अतीश माथुर सर का कंटेंट मैंने देखा था यूट्यूब पे. उनके तो सारे कंटेंट फ्री पड़ा हुआ है यूट्यूब पे. GS1 के अंदर अगेन आई टुक द राइट स्मार्ट ऑफ शिवन सर, ठीक है. एंड GS4 के अंदर आई टुक पीयूष सर की क्लासेस. ये मत पूछना कहाँ से ली थी, ठीक है. मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बताऊंगा. वोंट से इट आउट लाउड, ठीक है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि फाउंडेशन क्लासेस उसको लेनी चाहिए जो बिल्कुल एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वांट हैंड होल्डिंग थ्रू आउट द maze of building a quote unquote foundation. But since you are all graduates, most of you are humanities graduate, तो तुम्हारी फाउंडेशन ऑलरेडी बिल्ट है. बस मेंटरशिप कोर्स ले लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कैसे जीएस, कैसे मेंस की तैयारी की जाती है. दैट्स अबाउट इट. बाकी कुछ और होगा तो उसको अब आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है? मैं तो स्लाइड देख रहा हूँ, मुझे तुम्हारी शक्लें नहीं दिख रही हैं. तो कोई अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहे कि हाँ भैया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ठीक है ना. इट इज मेकिंग सेंस, राइट? आई एम नॉट ब्लाबरिंग ऑन माय ओन. Yes, sir, it's making sense. चलो चलो ठीक है भाई. ओके,
सो ये टाइमलाइन वाला स्लाइड मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है. So my words are not connected. Is it going fine? Can you guys see my screen, myself, my voice? All good? Yes. ठीक है. तो ये टाइमलाइन मैंने बनाई थी जिस प्रीलिम से पहले वाली, कि लाइक प्रीलिम्स 2026 से पहले के लिए. अब हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, 2 महीना. तो थोड़ा हम इसको ट्वीक कर लेंगे. सबसे पहले तो देखो, एनसीईआरटीज पढ़ लेना. ठीक है. एनसीईआरटीज वैसे तो मैंने 1 to 4 months लिखा था, बट आई थिंक आइडियली यू शुड फिनिश इट विद इन 1 or 2 weeks. ठीक है. along with your standard book. आई एम होपिंग कि तुम सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बाकी तुमने दुनिया छोड़ दी है. ठीक है. अगर कोई जॉब वॉब कर रहा है तो भाई थोड़ा अपने हिसाब से ट्वीक कर लेना. बट यू शुड विद इन फर्स्ट मंथ अलॉन्ग विद एनसीईआरटी एक बेसिक बुक पढ़ लेना. ठीक है. बेसिक बुक का लिस्ट मैंने टेलीग्राम पर डाला हुआ है ग्रुप में. मैं दोबारा टैग कर दूंगा, अगर भूल जाऊं तो प्लीज याद दिला देना मुझको. ठीक है. उसके बाद जैसे ही हो जाता है, अपने करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा हाथ फेर लेना. वैसे तो अखबार तो मैं अभी से पढ़ देना शुरू करना चाहिए. अखबार कैसे पढ़ना है इसका भी मैं बताऊंगा आगे चल के. बट करंट अफेयर्स का अपना कंसोलिडेशन कर लेना. छोटे छोटे नोट्स बनाना अखबार पढ़ते साथ साथ, और उनको कंसोलिडेट करते रहना. और कंसोलिडेट ऐसे करना कि तुम अपने मेंस वाले नोट्स के अंदर उनको लिखते जा रहे हो. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. पहले एनसीईआरटीज पढ़ोगे. ठीक है. सपोज तुमने छठी से 12वीं तक, 6 to 12, सॉरी इंग्लिश मीडियम गाइस, 6 to 12 की पॉलिटी की बुक्स पढ़ ली. साथ में तुमने लक्ष्मीकांत पढ़ ली. ठीक है. अब उसके बाद तुम उसमें से कुछ अपने नोट्स बनाओगे. एनसीईआरटी में तुम्हें नोट बना ही लेने चाहिए, लक्ष्मीकांत में से नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स का मटेरियल है, माइंड यू. नोट्स बनते हैं किसमें से? मेंस के मटेरियल, मेंस के एग्जाम के लिए. प्रीलिम्स के मटेरियल में से नोट्स नहीं बनाने किसी को भी. ठीक है. मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा अगर किसी ने प्रीलिम्स के मटेरियल में से नोट्स बनाए तो. ठीक है. सिर्फ मेंस के नोट्स बनाने हैं. प्रीलिम्स के नोट्स इसलिए नहीं बनाने हैं क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ज्यादा फैक्चुअल होता है, जो कि तुमने 2026 में देख लिया होगा. इसीलिए बुक से पढ़ना उसको ज्यादा बेहतर रहता है. पर मेंस के लिए आपको चाहिए होता है रेडी रिकॉल. ठीक है. आधे दिन का गैप होता है, तो उसके अंदर आपको चाहिए अपने हैंड रिटन नोट्स जो अपने बार बार प्रैक्टिस करें. इसलिए मेंस के लिए नोट्स बनाने हैं, प्रीलिम्स के लिए नोट्स नहीं बनाने हैं. प्लीज इस बात को गांठ बांध लेना. ठीक है. कमिंग बैक टू द पॉइंट. एनसीईआरटी बेसिक बुक, एनसीईआरटी के नोट्स. एनसीईआरटी के नोट्स में एनसीईआरटी के नोट्स में आप डालोगे अपना ये करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे थे, जिसके आप नोट्स बना रहे थे बार बार और रोज अखबार पढ़ पढ़ के. किसी ने देखा मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग वाला वीडियो जो मैंने लिया था एक सेशन? Yes, sir. चलो ठीक है, अच्छी बात. कोई तो है. तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे आप, तो उसमें से नोट्स जो बनाओगे, दोबारा ले लेंगे सेशन, डोंट वरी अबाउट इट. जो उसमें से नोट्स बनाओगे, उस नोट्स को आप इंटीग्रेट करोगे अपने एनसीईआरटी वाले नोट्स के अंदर. ठीक है. और जब हम मेन स्पेसिफिक मटेरियल पढ़ेंगे, तो हम उन तीनों चीजों को इंटीग्रेट कर लेंगे. एंड दैट विल बी योर ओन यूनिक मटेरियल, जिसके अंदर एक तो आपका होगा मेंस का सोर्स, जो भी सोर्स आप रेफर करेंगे, बाद में वी विल डिस्कस अबाउट इट. सेकंड आपके होगा करंट अफेयर्स, जो कि एकदम यूनिक होगा क्योंकि आपने खुद ने पढ़ा है, एक बार से खुद ने प्राइमरी सोर्स से डिराइव किया है. दिस इज नॉट फ्रॉम एनी कोचिंग कंपाइलेशन. तो दिस विल गिव यू एन एज ओवर द अदर पीपल who are not doing the same hard work as you are by reading newspaper daily. Along with you have also read NCERT, तो उसके भी नोट्स इसी में ही सम्मिलित हो रहे हैं. तो एक बहुत ही अच्छा कॉकटेल बन जाएगा आपका. और दिस विल बी वेरी यूनिक एंड अ डेडली कॉम्बिनेशन. अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा इसकी क्या महत्ता है, बट बिलीव मी ऑन दिस, 1 year डाउन द लाइन यू विल बी थैंकिंग मी. अभी जो लोग मेंस दे रहे हैं इन 2026, उनके पास कंटेंट नहीं है रेडी. आई गेट मैसेजेस बाय पीपल कि भाई कंटेंट शेयर कर दो. आई विल बी शेयरिंग देम कोई भी कोचिंग का रन ऑफ द मिल कंपाइलेशन, बट दैट विल बी अवेलेबल टू एवरी सिंगल पर्सन, जो भी 12,000 लोग लिख रहे हैं मेंस. तो एक्स फैक्टर कहाँ से आ रहा है? जो भी आपका एज है, राइट, वो एज कहाँ से आएगा? वो एज इसी करंट अफेयर से आएगा, जो कि ये जो इंटीग्रेशन चीज लिखी है इस. अरे ठीक है बात है.
जो ये इंटीग्रेशन चीज लिखी हुई है इस फेज से जो बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लास्टली दिस इज प्रीलिम्स पुश, ये तुम्हें करना है अपना जनवरी से लेकर के प्रीलिम्स तक। एंड दिस इज मेंस एंड तुम्हारा प्रीलिम्स निकलेगा नेक्स्ट ईयर, फिर मेंस की तैयारी करेंगे हम, फिर तो मेंस का ही पुश देंगे। सो दिस इज द टाइमलाइन, अभी से लेकर के दिसंबर तक मेंस प्लस करंट अफेयर्स, जनवरी से अपना क्या प्रीलिम्स। ठीक है। ओके, हाँ यही मैं बता रहा था कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों बहुत अलग अलग एग्जाम्स हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कंटेंट ओवरलैप होता है, पर दोनों बिल्कुल ही अलग डाइवर्जेंट चीजें हैं। प्रीलिम्स के अंदर आपकी नॉलेज से ज्यादा आपका डिसीजन मेकिंग, गेस वर्क, आपका टेम्परामेंट चेक होता है। मेंस के अंदर आप कितने ज्यादा ग्राइंड कर सकते हो, आपका कंटेंट रिकॉल कितना अच्छा है, आप स्ट्रेस के अंदर कितना अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। दीज आर द क्वालिटेटिव स्किल्स दैट आर बीइंग टेस्टेड। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। I had this honor to meet an interview panelist in the UPSC CSE. I won't take the name. And I literally asked him this. He said, "What is the point of these two exams? कि इतना पढ़ना पड़ता है और क्या हासिल हो रहा है इससे?" And he told me this. So this is straight from the horse's mouth. कि prelims का काम है ये, mains का काम है ये. Upon that, quantitatively, prelims is an objective and elimination based exam कि आपको कितनी जल्दी वहां पे कंटेंट रिकॉल हो रहा है। ठीक है, और कितनी जल्दी आप टिक्का मार के आगे बढ़ रहे हो। दैट इज द कोर स्किल दैट इज बीइंग टेस्टेड ओवर देयर। इन मेंस यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, फ्रेम, इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी, जो भी चित्रकारी, डायग्राम, मैप वगैरह बनाना है वो, वैल्यू एडिशन, आपको वो चीज फिगर आउट करनी है और लिखनी भी है विद इन द 7 मिनट्स। प्रीलिम्स के अंदर स्किल ये है कि आप एक किताब को कितनी बार रिवाइज करते हो। मेंस के अंदर स्किल ये है कि आप एक सिलेबस के पॉइंटर को, सपोज अर्बनाइजेशन से रिलेटेड सारे सवालों के जितने भी डायमेंशंस बनते हैं कि भाई अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं, उनके नोट्स को कितने अच्छे से मास्टर करते हो, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को कितने अच्छे से मास्टर करते हो, उससे रिलेटेड इंट्रो, कंक्लूजन, उससे रिलेटेड पॉइंटर्स जो हैं उनको कितने अच्छे से मास्टर करते हो, और इसको एग्जाम स्ट्रेस में कितनी अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो अलॉन्ग विद गुड हैंड राइटिंग और अच्छी खासी स्ट्रक्चरिंग और जो भी। ठीक है, तो स्किल ही डिफरेंट है। मेंस के अंदर लिखने का काम है, हाथ दर्द कर जाते हैं, फिजिकल बॉडी भी साथ देनी चाहिए। प्रीलिम्स के अंदर आपका दिमाग फोकस फोकस रहना चाहिए कि अगर आपने 10 क्वेश्चन देख लिए जो आपको 10 के 10 नहीं आते, तो आप 11वें क्वेश्चन पे पैनिक करके सेकंड गेस ना करें खुद को, और धड़ल्ले से अपना आप आंसर टेक करें। वो डेयरिंग, वो टेम्परामेंट, वो स्किल, वो कामनेस, वो चीज टेस्ट होती है प्रीलिम्स में। मेंस के अंदर ऐसा नहीं होता। मेंस के अंदर यू हैव टू हैव लाइक, वो होता है ना, मैंने किसी ने एनालॉजी दी थी ये, कि जैसे क्रिकेटर होता है, जैसी बॉल आती है वो सोचता है नहीं मैं भाई कट मारूं, ड्राइव मारूं या पुल शॉट खेलूं। वो बस इंस्टिंक्टिव होता है कि भाई इस बॉल पे ऐसे ही शॉट जाना चाहिए। दैट्स मेंस। मेंस इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लो, ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग करो। प्रीलिम्स के लिए नो टॉपर विल बी vehemently टेलिंग यू कि भाई मॉक्स लो। कुछ एक लोग देते होंगे मॉक्स, बट नो टॉपर विल बी insanely behind you कि भाई प्रीलिम्स के मॉक्स लो। बट एवरी टॉपर विल टेल यू कि मेंस के तो मॉक्स देने ही है, सिने qua non चीज। इज दैट मेकिंग सेंस? कूल। ये लिखा है ना मैंने, वन थ्रू डेली आंसर राइटिंग, नॉट जस्ट मोर रीडिंग, मेंस के अंदर लास्ट पॉइंटर में। मेंस इज वन बाय आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, एंड दैट टेक्स टाइम। इसलिए मैंने बोला कि अभी से लेकर के दिसंबर तक मेंस का लिखोगे, जितना जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, जितना आत्मसात करोगे चीजों को, उतना ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट आएगा, और उतना ही आसान काम हो जाएगा जब तुम्हारा अगले साल प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है। ओके, ये चीजें हैं जो थोड़ी सी
मुझे ऐसा लगता है कि लोग गलत करते हैं, और मैं कितना भी कह लूं लोग। अच्छा, एनीवे। हाँ, अब मैं कितना भी कह लूं, पीपल स्टिल डू दिस मिस्टेक, दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट सिंक फ्रेंड्स एंड देयर अटेम्प्ट्स एंड देयर ड्रीम, एंड देन यू डोंट रियलाइज, और 6 साल यूं निकल जाते हैं एंड यू हैव नथिंग ऑन योर हैंड. So please listen to this section extremely carefully. I am not, I am incredibly serious about this. हो सकता है इसमें से कोई भी एक पॉइंट तुम्हारा साल बचा दे और तुम्हारा करियर बचा दे. ठीक है, ये एग्जाम देना अपने आप में एक बहुत बड़ा, आई वुड से, ईश्वर का वरदान है कि तुम्हें मौका मिल रहा है एग्जाम देने का. बिकॉज देर आर मेनी मोर पीपल जो ये एग्जाम देना चाहते हैं, पर फैमिली सर्कमस्टांसिस की वजह से, किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से नहीं दे सकते हैं. But you have this opportunity to take this exam, and do not for once take it for granted कि मैं इस बार बस ट्राई करने के लिए दे देती हूँ या दे देता हूँ. बी वेरी सीरियस अबाउट दिस. अभी तक अगर तुम ढंग से नहीं सुन रहे थे तो ठीक है, बट ये चीज प्लीज इसको गार्ड बांधना, जो भी मैं बातें बोलने वाला हूँ. ठीक है, पहली बात, एंड आई नो दिस साउंड्स वेरी ऑब्वियस, बट वो कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन. वही चीज है कि मैंने पहले भी बात बोली थी कि वन सब्जेक्ट वन सोर्स प्लस वन वैल्यूएशन सोर्स ओनली आफ्टर यू हैव मास्टर्ड दिस वन बेसिक सोर्स. तो पहला इविल यही है कि आप एंडलेस रिसोर्सेज कलेक्ट करते जाते हो और रिवाइज नहीं करते हो. पीपल बिकम कबाड़ी वाला, पीपल बिकम अ रैग बैंड, पीपल बिकम पीडीएफ कलेक्टर. ठीक है, इवन आई बिकेम अ पीडीएफ कलेक्टर एट वन पॉइंट. पूरा लैपटॉप भर दिया पीडीएफ से, कोई भी पीडीएफ खोली है नहीं. rather than this, please master your one basic content, and उसके ऊपर जो भी पीडीएफ मिले, कोई भी सोर्स मिले, उसको पढ़ो. उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो जो भी तुम्हें अच्छी लगती है, और उसको अपने उस फाउंडेशनल मटेरियल पे सुपर इम्पोज करो. बट पहले फाउंडेशनल मटेरियल एट लीस्ट 4 से 5 बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद किसी और चीज पे स्विच करना. आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस एनी. ठीक है. सेकेंड इज स्टार्टिंग आंसर राइटिंग टू लेट in the last 2-3 months before mains, basically after prelims. I did this mistake in 2024 and again in 2025. दोनों ही अटेम्प्ट्स में मैंने ये गलती नहीं कहूंगा, मूर्खता कहूंगा. दिस वाज अ स्टुपिडिटी आई कमिटेड. प्लीज लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक. डू नॉट पोस्टपोन आंसर राइटिंग. ऑल्सो मैंने ये आंसर राइटिंग सिर्फ प्री और मेंस के बीच में करी थी, पर आई वॉज ऑलरेडी अ सीए. आई हैड ऑलरेडी डन insane amount of answer writing in my CA finals. I had good handwriting speed. I had a good handwriting as well. So do not think that you can see, you can be a phantom. I am not challenging that, but do not challenge your luck. ठीक है, अभी से तैयारी करनी शुरू करो. अभी से ही एसेज लिखने शुरू कर दो. एसे इज एन आर्ट, एसे इज अ स्किल. वो धीरे धीरे डेवलप होगी. हर हफ्ते हर संडे को एक ऐसे लेकर के बैठ जो एक लिख दो, ऐसे ग्रुप पे भेज दो, लोग पीयर रिव्यू कर लेंगे. समटाइम्स आई विल सी इट. सो डू नॉट पोस्ट. बट वही है ना, जो इनर्शिया होता है हाथ से पेपर उठा करके लिखने का, यूपीएससी के आंसर, वो चीज मिस मत करना. एंड हार्ड स्टॉप आई एम गिविंग यू, अक्टूबर से, अक्टूबर तक तो आंसर राइटिंग तुम्हारी शुरू हो जानी ही चाहिए. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि डे वन से आंसर राइटिंग शुरू कर दो, बट एज सून एज यू हैव डन विद योर एनसीईआरटीज एंड बेसिक बुक्स फॉर मेंस, प्लीज स्टार्ट आंसर राइटिंग. एंड फॉर एसेज, स्टार्ट राइटिंग एसेज नाउ ऑन. ठीक है, थिंक अबाउट इट. जिनका 2026 में नहीं निकलेगा वो भी 27 में देंगे. जिनका 25 में अपनी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है वो भी 27 में देंगे. द कंपटीशन इज इनसेन गाइस. ठीक है, तो आंसर राइटिंग मत डिले करना. ये क्रोनोलॉजी समझना तुम लोग. तुम्हें आईएएस या आईपीएस बनना है, जो भी बनना है. ठीक है, उसके लिए दो चीजें चाहिए: मेंस में नंबर, इंटरव्यू में नंबर. ठीक है, इंटरव्यू की बात बाद में करेंगे. मेंस में नंबर चाहिए. मेंस क्या होता है? 7 सब्जेक्ट, 7 पेपर होते हैं. ठीक है, 7 में से 2 है ऑप्शनल. ऑप्शनल की बात अलग से करेंगे. बचे 5. ये है ऐसे, ऐसे इज अ स्किल. वो 3 महीने में तुम कितना भी एड़ी छोटी का जोड़ लगा लेना, अगर स्किल नहीं है, अगर तुम्हारी बेसिक इंग्लिश खराब है, तो वो नहीं हो सकती 3 महीनों में फिक्स.
उसको फिक्स करने का टाइम आज है, ठीक है। यू नो, एज दे से कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 10 years ago, द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। तो इंग्लिश सुधारने का टाइम था स्कूल के अंदर, बट द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ, ठीक है। वन, बचे 4 पेपर, जीएस 1 2 3 4। इन चारों पेपर के अंदर जीएस 4 में तो पूरी तरह आंसर राइटिंग काम आती है, नो मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू स्टडी, ठीक है। जीएस 4 इज साइड पर, बचा 1 2 3। इन तीनों के अंदर आप चाहे कंटेंट कितना अच्छा पढ़ लो, अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो 7 मिनट के अंदर या 11 मिनट के अंदर, 7 मिनट फॉर 10 मार्कर, 11 मिनट फॉर 15 मार्कर, there is absolutely no point in reading that content. So answer writing becomes incredibly important. Answer writing is the one skill that makes or breaks your rank. Mark my words. Again, I cannot stress this enough. Ignoring the syllabus PDF and studying the with feel instead. मेरा पहला स्लाइड किसी को अगर याद हो तो वो सिलेबस पे ही था, और इसी रीजन की वजह से था कि सिलेबस इज द बिगिनिंग पॉइंट। भाई आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, अगर आपके पास मैप ही नहीं है तो आप कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, इनफ सेड अबाउट दिस इन द फर्स्ट स्लाइड ओनली। Please focus on it. No error log repeating the same prelims mistakes, mock after mock. अच्छा गाइस, ये इसको आई थिंक आधा घंटा होने वाला होगा, तो इट माइट गेट क्लोज्ड, द रिकॉर्डिंग में गेट क्लोज। सो वी विल रिकॉर्ड अनदर सेशन। मैं तुमको एक और लिंक भेजूंगा टेलीग्राम पे, देखो कितने लोग हो तुम। तो इट इट इज पॉसिबल कि रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, आधा घंटा हो जाए। आई विल शेयर यू अनदर लिंक ऑन द टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन करना तो प्लीज करना, ठीक है। तो यस, फोर्थ इज कि ये प्रिलिम स्पेसिफिक चीज है, और ये चीज बहुत काम आती है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड ही टोल्ड मी दिस थिंग कि जब आप प्रिलिम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हो तो आप ऑफ कोर्स कुछ आपका पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स होता है, उस पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स को अगर आप नोट नहीं करोगे, यू नो व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। तो अगर आप वो प्रिलिम्स की मिस्टेक्स का पैटर्न मेजर नहीं करोगे तो वो मैनेज भी नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज वेयर द एरर लॉग कम्स इन। एरर लॉग बेसिकली इज अ डायरी टाइप लॉग, जिसके अंदर आप अपनी सारी की सारी गलतियां लिखते हो प्रीलिम्स वाली, एंड सो दैट यू हैव दिस डायरी ऑफ योर मिस्टेक्स, सो दैट यू डू नॉट रिपीट देम। ये प्रीलिम स्पेसिफिक एडवाइस है, दिस इज अ ग्रेट एडवाइस एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि आप इसको फॉलो करें, बट दिस कम्स इन जनवरी ऑफ 2027, ठीक है। ट्रेडिंग करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक ग्रेड मांग रहा है, ओके। व्हाट इज दिस अपग्रेडिंग थिंग अबाउट? ओके, 10 मिनट्स से लेट्स सी। ट्रेडिंग करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक सिलेबस एज सेपरेट सब्जेक्ट्स, मैंने पहले ही बता दिया कि इंटीग्रेट कैसे करके पढ़ना है। एनसीईआरटीज, न्यूज़पेपर्स, स्टैंडर्ड बुक्स, मेंस के नोट्स, ठीक है। कमिंग टू लास्ट, कंपेयरिंग प्रोग्रेस विद अदर्स इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग योर ओन बेसलाइन। फोमो इज द बिगेस्ट इविल। आपको हमेशा लगेगा कि आपके साथ वाला या कोई और टॉपर, कोई और रैंकर, आपका भैया दीदी, कोई भी आपसे ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, आपसे बेहतर रिसोर्स पढ़ रहा है, आपसे ज्यादा अच्छी मेंटोरशिप ले रहा है, आपसे ज्यादा अच्छा आंसर लिख रहा है किसी का, इससे बहुत आपसे ज्यादा बहुत अच्छा फ्लो के साथ लिखा गया है, किसी ने भाई बहुत बढ़िया लिटरेचर की बुक कोट कर दी है। यू विल ऑलवेज एट सम पॉइंट फील फोमो इन दिस एग्जाम। टेक इट फ्रॉम मी, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट दिस फैक्ट, बट आई secured all India rank 4 in CA finals. I had gold medals in corporate law and financial management in CA finals, and still I felt कि there are people who are writing phenomenally well better answers even in commerce than myself. तो फोमो का कोई इलाज नहीं है, यू विल ऑलवेज फील नॉट इनफ इन दिस एग्जाम, एंड द ओनली वे टू बीट दैट फीलिंग इज टू वन अप योर सेल्फ। लाइक ओनली barometer of your progress should be you only. You don't have to beat Lakshay Aggarwal or any other XYZ person who's preparing alongside you. You just have to beat the person you were yesterday. ठीक है जी? These are the common mistakes which people do. Coming to this final thing, this is for college students. Now, most of you have done college, some of you may have not done. But if you are still in college और आपका कुछ भी कॉलेज से रिलेटेड चल रहा है अभी, तो आई वुड से कि सबसे पहले तो अपनी डिग्री का ही फायदा लो। ऑफ कोर्स वी डोंट यूजुअली डू दैट,
we treat college as not an academic experience. I would like to put it that way. At least that's what I did. You should not do that. Some learnings of college are incredibly relevant directly in the academic rigor of UPSC preparation. हिस्ट्री हो गया, PSIR हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, ये तो डायरेक्ट जीएस से रिफ्लेक्शन है. सो यूज दोज एग्जांपल्स, यूज व्हाट योर प्रोफेसर्स टॉट यू, यूज योर नोट्स अगर तुमने बनाए थे या क्लास के टॉपर ने बनाए थे तो उनके मांग लेना जो भी है, एंड map the UPSC syllabus along with your degree syllabus and find out interlinkages so that you have this one cohesive application which you can, one cohesive resource which you can apply into your UPSC exam. Okay, that makes sense. Again, this is for those people who do not have a degree which directly reflects into UPSC, just like myself. I had commerce and accountancy in my graduation, which does not directly relate to UPSC syllabus. But even then, I took help from those tidbits, and even in fact, I got in touch with my own professors from college to help me out in my optional का preparation, commerce optional का preparation. These college-based seminars and essays जो भी आपने लिखे होंगे in college, या अगर you have the opportunity to write them even now, use them as an essay writing opportunity. Writing कभी मत छोड़ना, भले ही डायरी एंट्री करो, भले ही if you do not have any friend, if क्या, even in fact since you are in UPSC preparation, so friends will decline in number over time. So if you just sometimes like to reminisce like myself कि भाई बैठे हैं और it's too overwhelming in the preparation, so you just take out your diary and pour your heart out in your diary. Even that counts as writing, and this helps into your essay, into your actual GS answer writing as well, because writing is a muscle. It gets developed as you train it. So you can use those vacations for NCRT, and if you get a long break, you can start those like actual preparation, and do not wait for your degree to come so that you start your preparation. This was something which I wanted to talk to you about. This is about building your DAF. So most people neglect this. कि जब मेंस निकलेगा तब we will think about it. But every college role you played, अभी क्योंकि तुम fresh out of college हो, तो अभी ही make a आई नोट्स पे कुछ लिख लेना या फिर पेन पेपर पे लिख लेना. टेक आउट एवरी स्मॉल टू बिग, एवरी रोल यू प्लेड इन योर कॉलेज. कि भाई कोई सोसाइटी के अंदर कोऑर्डिनेटर होता है, कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, एनएसएस या एनसीसी. ये सारी चीजें तुम्हें फ्यूचर में जब तुम डैफ भरोगे ना तो बहुत काम आएंगी, क्योंकि अभी तुम्हारी मेमोरी पूरी फ्रेश है. राइट. यू कैन इनफैक्ट आई वुड गो वन स्टेप फर्दर एंड सजेस्ट यू, जैसे मैं इनएक्टस सोसाइटी के अंदर था, तो since I did not write my experiences, I had a hard time recalling what all we did. Of course, I had vague recollection, but I had to reach out to my friends from that time to, um, get that recollection of what all we did. But you guys can do it right now only. कि तुमने जो भी करा है कॉलेज के अंदर, फेस्ट ऑर्गेनाइज करा है, जो भी है, अपने एक्सपीरियंसेस, व्हाट वाज योर रोल, वो सब कुछ एक जगह लिख करके रख लो, so that when you're filing your DAF and when you're preparing for your interview, that will be a very ready reckoner. और ये exercise fun भी है, so you can take it out as your time to unwind and do that in that section. Pick one to extracurriculars, and this is a bit tricky क्योंकि हॉबीज अक्सर मर जाती हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान. बट अगर हो सके तो कोई छोटी मोटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को जिंदा रखने का ट्राई करना. रनिंग कर लेना. पीपल ट्राई योगा एज वेल. आई रिमेम्बर देयर वाज वन बैचमेट ऑफ माइन हु यूज्ड टू डू क्राफ्ट, पेपर फोल्डिंग करके जो बनाते हैं, द वे वी यूज्ड टू make those aeroplanes from paper. You can probably try that out. Like the idea is कि कुछ चीज रखना अपने अनवाइंडिंग के लिए, एंड उसके अंदर थोड़ा डीप जाना सो दैट यू कैन राइट इट आउट इन योर डायरी. ठीक है. कुछ लोग शायरी पढ़ते हैं, तो शायरी को ढंग से पढ़ लो सो दैट यू कैन राइट इन योर डायरी दैट यू हैव
an interest in reading shairis. Keep a running note of achievements with specifics. कुछ भी अगर तुम जैसे suppose I remember there was one friend of mine, उसने एक scholarship का form भरा था when he was appearing for UPSC, and he got that scholarship for pursuing a research in history in some country, I don't remember, and he wrote that achievement. Of course, he did not accept that scholarship, but he wrote that achievement in his DAF, and it was a unique pointer, um, because that shows the examiner that you are not just a magoo and a bookworm जो सिर्फ किताबों में ही घुसा हुआ था during the preparation cycle. Of course, there has to be a sweet balance that you do not sway too much into these extracurriculars, but try to maintain a sweet balance. ठीक है. Hobbies in the dark get real interview question. This what you can actually discuss for 5 minutes. Again, this links to the above things. कुछ ऐसा करो जिसको तुम discuss कर सकते हो in your interview, but do not do anything just so कि तुम उसके बारे में interview में बात कर सको. ये reverse formula मत अपनाना, because those guys, those people, those respected, uh, I would say, interviewers are incredibly sharp. They have more experience in their profession than our ages. So do not try to bluff, and they can smell fakeness or any kind of pretentiousness a mile away. So develop genuine interest, and yeah, you will have a smoother time in your personality test than other people who will be having this awakening after their mains result कि भाई interview का भी कुछ prepare करना है. So abhi I will take Q&A, but just read these 4 pointers, and this is the last thing which I will tell you. That depth beats hoarding. One resource finished and revised multiple times is better. Sequence over speed. फाउंडेशन बनाओ, इंटीग्रेट करो और फिर फाइनल पुश करो मेंस के लिए. एंड मेंस इज वन बाय डेली आंसर राइटिंग के लिए मैंने पहले ही इतना स्ट्रेस कर दिया है. और लास्ट में भाई डिग्री, कॉलेज लाइफ एंड इवन योर एक्चुअल लाइफ, दोज आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, एंड try to maintain this balance alongside knowing what is important and putting your focus there, like answer writing, like content consolidation, like revision.